Okay, now we start chapter number 9. Our chapter number 9 is some application of trigonometry, है ना। मतलब trigonometry के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं। देखो, आज आप जो भी जनरल नॉलेज में जैसे माउंटेन्स की हाइट सुनते हो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 3500 मीटर या कुछ भी है, तो है ना, हमको क्या ये इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि कोई टेप लेके तो इनको नाप नहीं सकता, ये तो श्योर है। हाँ, यहाँ से सन की डिस्टेंस तो क्या सोचते हैं आप, है ना, कि कोई टेप लेके यहाँ पकड़ा होगा, एक गया होगा सन में, फिर नापे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। माउंट जैसे सब दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन है ना, क्या, माउंट एवरेस्ट, तो वास्तव में वो एक सर्वेयर है, एवरेस्ट उसका सरनेम है ना। उसने ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए उसकी हाइट फाइंड की डिफरेंट एंगल से, इसलिए उस चोटी का नाम पड़ गया माउंट एवरेस्ट। उसी के नाम पर उसने नाप के दिया था यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगों, पहाड़ों, है ना, एरोप्लेन की हाइट ज़मीन से कितनी हाइट पर उड़ रहा है, ये सब हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो वो कैसे उसको यूज़ किया जाता है वो देखें, है ना। तो इसके लिए दो चीज़ें अपन को देखो जो ज़रूरत होती है नापने की, वो होता है एक एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो एंगल्स होते हैं, है ना। इनको आपकी बुक में देखो, फ्रंट पेज में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है ना। थियोडोलाइट करके एक इक्विपमेंट होता है, थियोडोलाइट लिखा है। हाँ, उसकी हेल्प से आप ये दोनों एंगल मेज़र कर सकते हैं। क्लियर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता क्या है, देखिए, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो का मतलब है हम आँख से देखते हैं। तो हमारी बॉडी में ये आपकी आँख है सपोज़, बॉडी के अदर पार्ट से एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का कोई लेना देना नहीं है। ये किसी की आँख है सपोज़, ठीक है। तो अर्थ के पैरेलल, ये मैं खड़ा हूँ, तो अर्थ के पैरेलल मेरी आँख से ये जो सीधी लाइन जाती है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। एंगल जब भी कोई भी नपेगा तो इसी लाइन से नपेगा। ये कौन सी लाइन कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक। तो अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप जमीन पे खड़े हो और किसी उड़ती हुई पतंग को देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अपना सिर ऊपर करके पतंग को देखना पड़ेगा, या एरोप्लेन को, या माउंट को, किसी भी टॉप ऑफ द माउंट देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको नज़र उठानी पड़ेगी, है ना। तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से नज़र उठा के किसी चीज़ को देखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा। ये है ऑब्जेक्ट ओ, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये काइट, एरोप्लेन, एनीथिंग। तो इस ऑब्जेक्ट को देखते समय आपकी ये जो नज़र वाली लाइन जाती है, इसको साइट लाइन भी बोल देते हैं, या विजन लाइन भी बोल देते हैं। हाँ, तो हम बोलेंगे क्या कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के जब ऊपर होता है ऑब्जेक्ट, देन द एंगल मेड बाय साइट लाइन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन।
है ना, ज़मीन पे खड़े होके या छत पे खड़े होके ऊपर से जा रही चीज़ों को देखना, सड़क पे खड़े होके ऊंची ऊंची बिल्डिंग को देखना, है ना। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं आपको पता है, जैसे ये अर्थ सरफेस मैंने बनाई, ये है अर्थ सरफेस, अर्थ हॉरिजॉन्टल होती है हमारी, है ना। तो आप देखते होंगे कोई भी बिल्डिंग हो या माउंटेन हो, वो अर्थ सरफेस पर ऐसा परपेंडिकुलर खड़ा होता है। इस दीवार को देखिए आप, अर्थ सरफेस पर यहाँ 90 डिग्री से खड़ी होगी है। तो अर्थ सरफेस पर हम भी जब खड़े होते हैं तो सीधे, आपने कभी किसी को ऐसा खड़ा नहीं देखा होगा ज़मीन पर, कैसा खड़ा होता है कोई भी, तो आप उसके फुट पर और उसकी बॉडी से अर्थ का एंगल देखोगे तो 90 दिखेगा। ये अर्थ से मेरा एंगल देख लीजिए, तो कोई भी हो परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में ही 90 डिग्री बनाते हुए सीधा खड़ा होता है। तो जितनी भी बिल्डिंग बनती हैं वो भी, है ना, आश्चर्यों को छोड़कर, है ना। एक मीनार है ना, आपने जीके में पढ़ा होगा, टेढ़ी है वो, तो वो वंडर्स है, उनको एक छोड़ दें तो बाकी सभी चीज़ें हाँ सीधी ही खड़ी होती हैं। पहाड़ भी सीधे होते हैं ऐसे, है ना, बाजू में ऐसा टीला ज़रूर बन जाता है लेकिन वो सीधे होते हैं। का मतलब है राइट ट्रायंगल क्रिएट करते हैं ये अर्थ से, का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो जाएगी इनकी हाइट निकालने में। तो क्यों, ट्रिग्नोमेट्री आपने किस में अप्लाई करी है, बिल्कुल राइट ट्रायंगल में। तो इसी वजह से इन बिल्डिंगों की हाइट या माउंटेन की हाइट निकालने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया आपको। व्हाट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हमारी आंख से अर्थ के पैरेलल जो लाइन जाती है, अर्थ सरफेस से पैरेलल जाने वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ये सरफेस। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर इससे स्थित है तो आपको नज़र उठाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। तो नज़र उठाने से जो एंगल क्रिएट होता है, एंगल किससे नप रहा है, ध्यान से देख लो भाई, किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से नापा गया है एंगल। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन नपेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही नपेगा, कहीं और से नाप दिए शून्य पा लिए आप। डेफिनेशन सुन लो, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड above the horizontal line, then the angle made by sight line from horizontal line is called angle of elevation. डेफिनेशन ही उसकी बोलती है कि इससे नपेगा। तो डेफिनेटली आप कहीं और से नापोगे तो जीरो तो मिलेगा, कन्फर्म जीरो, बिल्कुल नापते ही शून्य। हाँ, आपने डेफिनेशन ही बदल दी। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अब देखिए, कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम छत पर खड़े होते हैं, है ना, आप छत पे खड़े हो, तो मैंने जैसा कि बोला कि हमारी बॉडी के अदर पार्ट एंगल में काम के नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आंख बनाता हूं, क्योंकि हम देखते आंख से हैं, हाथ पैर का कोई काम नहीं होता भाई देखने में। ठीक है, तो अब आप छत पे खड़े हो तो आपके आंख से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो अर्थ के पैरेलल सीधी ही जाएगी, ये और कहीं जा ही नहीं सकती हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप छत पे खड़े हो, आपका मित्र आपसे मिलने आया है, रोड पे खड़ा है वो, तो आप उसको नीचे मुंडी करके देखोगे ना, या सड़क पर जा रही किसी कार को आप देख रहे हो छत से, तो डेफिनेटली अब आप नज़र झुका के देखोगे कि ऐसे देखोगे कार को। कैसे देखेंगे भाई, हाँ, तो अब हमारी साइट लाइन यहाँ आ जाएगी। साइट लाइन को विजन लाइन भी बोल देते हैं। ये विजन लाइन एक्चुअली लाइट रे होती है ना, जो ऑब्जेक्ट से टकरा के आपकी आंख में आ रही है ना। आंख से देखने का नियम क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे टकरा के हमारी आंख में एंटर करती है तो वो चीज़ें हम देख पाते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन,
देन द एंगल मेड बाय साइट लाइन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर ध्यान से देख लीजिए भाई, ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर्ड है। तो एंगल चाहे एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, नपेगा किससे? भूलोगे तो नहीं ये चीज़, जैसा ही भूलोगे तुरंत शून्य मिलेगा भाई आपको, है ठीक है। तो ये दो एंगल हैं, आपको इसकी डेफिनेशन नोट कर लेनी है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, है ना। ये बोल रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, है ना। तो इन क्वेश्चनों में, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों में सबसे पहले होता है कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर क्रिएट करें। ये भी विदाउट फिगर 0 मार्क्स होते हैं भाई। ये क्वेश्चन किसी ने फिगर नहीं बनाया है, सॉल्व पूरा लिखा है, 0 मार्क्स ही मिलेंगे उसको, जैसे जियोमेट्री के क्वेश्चन में, है ना। तो उसने ये बोला है कि ये अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे हमारी आँख की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बिल्कुल वैसे ही अर्थ सरफेस होती है। तो ये अर्थ सरफेस हो गई, इस पर एक वर्टिकल पोल खड़ा है। तो अभी मैं आपसे बोल रहा था कि ज़मीन पर खंबे हों, दीवारें हों, ये सब बिल्कुल सीधी जाती हैं 90 डिग्री बनाते हुए, है ना। अब उसने क्या किया है, इसके पोल के टॉप से ज़मीन पर एक इस तरीके से रस्सी बांधी हुई है, ये टाइटली, और फिर इस पर वो आर्टिस्ट चल रहा है ऐसे। सर्कस के आर्टिस्ट ऐसा ही करतब दिखाते हैं, तब तो उनको पैसे मिलते हैं। तो वो इस रस्सी पर ऐसा चल रहा है ना। ये जो रोप लगी है, इसको सी पॉइंट दे रहा हूँ, जहाँ पर रस्सी को बांधा है उसने ज़मीन पर, खंबे के टॉप पर खींच के ज़मीन से ऐसी रस्सी बांधी है, और फिर इस रस्सी में वो जा रहा है चलते हुए। तो फिगर में आपको रस्सियाँ, खंबे, ये सब एक लाइन के रूप में देखेंगे, आपको कोई ड्राइंग पेंटिंग वहाँ नहीं करनी है ना। तो ये जो रस्सी है, उसने बोला ये 30 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है, ओके, 20 मीटर लॉन्ग रोप है ये पूरी। और ये रस्सी जो है ज़मीन के जिस पॉइंट पर बंधी है, वो पॉइंट अर्थ सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है ना। तो आपसे वो बोल रहा है कि हाइट ऑफ पोल फाइंड कीजिए। ये है पोल ए बी, हमने मान लिया नहीं पता है तो इसको h मीटर फाइंड लेट कर लिया भाई। हाँ, तो पहला काम आपका होगा क्वेश्चन पढ़ के उसके अकॉर्डिंग फिगर तैयार करना, ठीक। अब इस फिगर में आपको ना तो रस्सी दिख रही होगी, ना पोल, ना कुछ। तो फिगर बनाने के बाद एक स्टेटमेंट यहाँ डालें और जांचने वाले को आप ये बता दें कि आपने इसमें बनाया क्या है। क्वेश्चन में जो नाम उसने लिखे थे, आपने क्या बनाया है। तो पोल को आपने ए बी बनाया है, रोप ए सी है, और अर्थ सरफेस को बी सी नाम दिया है आपने। यही किया है हमने, एक लाइन में यहाँ लिख दीजिए ये चीज़, क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा ये क्या है। देख लीजिए, ड्राइंग पेंटिंग तो हमने की नहीं कि ये पोल दिखे, और इतना समय भी नहीं होता वहाँ पेंटिंग करने का, अपन किसी पेंटिंग कंपटीशन में नहीं गए हैं, है ना। तो वहाँ फिगर सिंपल सादे ऐसे बनेंगे। तो एक लाइन लिखिए, इसके बारे में बता दीजिए। तो हम बोलेंगे क्या, लेट ए बी द पोल, ए बी हमने पोल बनाया है,
AC be the rope and BC be the earth surface. ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर जनरेट किया हमने, फिगर के बारे में एक लाइन में फिगर का इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि सिर्फ फिगर से कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको ना बताऊं तो आप कैसे पता करोगे कौन खंबा है कौन रस्सी है, दिख थोड़ी रही है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेटमेंट है भाई, एक फिगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बिना इसके तो सब कुछ ख़त्म है भाई। फिर से बोल रहा हूँ मैं, फिगर नहीं है, आपने ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी उतारी है तो भी मार्क्स 0 होंगे भाई आपके। आंसर भी करेक्ट आया है, 0 से 1 नंबर भी नहीं मिल सकता आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो फिगर होता है। फिगर आपका है, ये लाइन आपने लिखी है, फिर आपसे कहीं मिस्टेक हो गई तो आपको वो कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर देगा। फिगर करेक्ट बना लिया आपने, ये लिखा हुआ है और इसके आगे रॉन्ग कर दिया तो भी कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं है, अगर मार्क्स की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देख रहे हो हमारे पास फिगर में एक ही ट्राइंगल है ना। तो इसमें आप देखो बहुत अच्छे से पहचानते हो, मैंने आपको पहचान बताई होगी। ये बेस कहलाएगा, 90 डिग्री का एंगल ये है, 30 का ये है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। आपके पास साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हैं। इसमें बेस है ना तो उसने गिवन में है, इसकी वैल्यू ना तो दी है और ना ही आपसे पूछी है, मतलब बेस आपके किसी मतलब का नहीं। तो अब इस ट्राइंगल में आपको ऐसे रेशो का सिलेक्शन करना है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता हो। तो इन ट्राइंगल ABC है ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वाला रेशो साइन और कॉसेक होते हैं, जिनमें P और H होता है। साइन थीटा P/H, कॉसेक थीटा H/P। P और H मतलब जिन एक चीज़ इनमें से एक आपको फाइंड करना है, एक गिवन है, तो इन दोनों में ही रिलेशन शो करने वाला रेशो यहां पिक कर लो आप। क्लियर? तो थीटा की वैल्यू तो मैंने बताया था, थीटा कैन बी, तो इस बार 30 डिग्री है, साइन थीटा लिखा है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने? हाँ, क्योंकि हमारा एंगल इस बार थीटा नहीं है, कितना है? परपेंडिकुलर कौन है? AB और हाइपोटेनियस वैल्यू रखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, AB H और AC 20। साइड चेंज, तो 20 का साइड चेंज करेंगे तो यहाँ आके 20/2 हो जाएगा ये, क्यों? तो H = मिल गया कितना आपको? मीटर। हाइट ऑफ पोल निकाल दी भाई आपने, ये देखिए। तो H ही तो थी हाइट ऑफ पोल, तो आप आंसर में लिख दोगे 10, हाइट ऑफ पोल विल बी 10 मीटर। आंसर में लिखना है यहाँ। आफ्टर दैट सी सेकेंड क्वेश्चन। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. है ना, ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया है भाई, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है वो, ये जो देखो ट्री भी जो खड़े होते हैं वो अर्थ पर ही लगते हैं, तो ये हो गई आपकी अर्थ सरफेस। एक ट्री लगा था
ये तो हमने मान लिया है ए बी ट्री है ये। अब बहुत तेज तूफान आया है ना, तो ये पेड़ कहीं किसी पॉइंट से टूट गया, सपोज सी पॉइंट से टूटा। हाँ, तो अब ये ऐसा खड़ा था, जैसे ही बीच से टूटेगा तो ये हिस्सा आके अब गिरेगा जमीन पे ऐसा, ये ऊपर वाला हिस्सा बीच से टूटेगा तो ऐसा ज़मीन पे आके नहीं गिरेगा। हाँ, तो ये BC पार्ट जो है ज़मीन पे ये आके गिर गया, ये हिस्सा जो टूटा है ये गिरा है, ये दोनों एक ही है। हाँ, ये ज़मीन पर सपोज D पॉइंट पर आके गिरा, टॉप ऑफ द ट्री B था, जब ये पेड़ टूटा तो ये B पॉइंट आके कहाँ टच हुआ ज़मीन पर, D पर टच हुआ। तो वो बोल रहा है जो ये हिस्सा ज़मीन पर टच हो रहा है ये अर्थ सरफेस से 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, और अर्थ पर जो ट्री का टॉप पड़ा हुआ है, सबसे ऊपरी हिस्सा, ये इस ट्री से 8 मीटर की डिस्टेंस पर आकर गिरा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ट्री की हाइट बताइए। तो ट्री की हाइट ये पूरी है भाई, है ना। तो अब जहां से टूटा है ये ट्री, मैं मान ले रहा हूं कि ये h हाइट से टूट गया है, और जो ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ था वो ये है, उसको मैंने x मीटर ले लिया। तो जो हिस्सा टूटा था ये x, यही तो आके यहां गिरा है, इसका मतलब ये भी x है फिर, है ना। ये सीधा है, ये सपोज 3 मीटर का है, ये 5 मीटर का है। जब ये टूट के ज़मीन पे गिरेगा तो ये तो 5 ही रहेगा ना, 5 है, टूट के ये आया तो कब बदल जाएगा का भाई। ये पेन 5 का है, आप ऐसे खड़े किए हो इसको तो भी 5 सेंटीमीटर, जेब में रख लोगे तो 2 सेंटीमीटर का बचेगा का। कहीं कर दो इसको, आप टेबल पर रख दो, कहीं 5 ही रहेगा ये तो। सेम थिंग, ये x इसकी हाइट थी, यहाँ से ये टूट के आके गिरा तो x ही रहेगा। तो अब आप मेरे को बताओ टोटल हाइट ट्री की कितनी होगी भाई, h प्लस x होगी, यही आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको h भी निकालना पड़ेगा और x भी निकालना पड़ेगा। फिर जब ये आ जाएंगे तो लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ट्री की पता चल जाएगी। ये प्लान है भाई हमारा, क्लियर है। तो क्या बनाए हो आप फिगर में वो बताओ भाई। लेट ए बी द ट्री and it is broken at point C due to storm। तूफान के कारण पॉइंट C से टूट गया है ना। एंड और क्या बनाए हो आप, D be the top of tree on the ground। यही बनाए हो कि जो D पॉइंट है वो ट्री का टॉप है जो जमीन पे आके गिरा है। तो अब देखो ये स्टेटमेंट जैसे ही कोई पढ़ेगा तो उसको पूरा फिगर समझ में आ जाएगा कि क्या बनाया, नहीं तो लाइन ही लाइन तो खींचे थे अपन, कहाँ ट्री है। ये बिना इसके ये अधूरा हो जाता है। अब ये इसको जैसे ही आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा बना है। ठीक है, फिर से राइट ट्राइंगल है आपके पास, इसमें आप देख रहे हो बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तीनों यूज्ड हैं भाई। ये सुविधा वाली बात हो गई है ना, मतलब कछु भी यूज़ कर लो अब आप। हाँ, तो इन ट्राइंगल, हाँ इसके बाद ये लिख लिया आपने
अब गिवन क्या क्या है आपको, पहले गिवन लिख लो, AD कितना 8 मीटर। जो आपने लेट किया है वो लेट में लिख दीजिए, लेट AC H मीटर, CD और BC दोनों एक ही पार्ट हैं, है ना, कितना X मीटर। तो यही बता दीजिए। देन हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू H प्लस X मीटर होगी। ये हमको फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल ले लीजिए भाई, राइट ट्राइंगल। इन ट्राइंगल CAD तो परपेंडिकुलर बेस नोन है, देखो इसमें बेस अपन को पता है कितना है ये। तो अब आप ऐसा रेशो लो जिसमें बेस जरूर हो, बाकी हाइपोटेनियस भी चलेगा, परपेंडिकुलर भी चलेगा, क्योंकि दोनों फाइंड करने हैं हमको। बेस होना जरूरी है। तो अब आपके पास कॉस भी है और टेन भी है। टेन में भी बेस होता है, कॉस में भी, जो इच्छा हो वो ले लो। क्या ले लूं? 10-30, चलो 10-30 डिग्री, थीटा 30 है इस बार, है ना, होता है P/B। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन, AC और बेस AD। 10-30 की वैल्यू AC H और AD 8। साइड चेंज करोगे तो H की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8/√3 मीटर। ठीक है। अपॉन में इरेशनल नंबर चल रहा है इसमें, तो आप एक काम कर सकते हो कि इसका रैशनलाइज करके वैल्यू फाइंड कर लें यहाँ, या फिर हमको अभी हाइट, टोटल हाइट निकालनी है, वहाँ एक साथ रैशनलाइज कर लेंगे, पहले x और पता कर लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हो और यहाँ पर भी रैशनलाइज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ये h आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है। अब ऐसा रेशो लो जिसमें x मिले हमको। x क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होना चाहिए भाई। तो साइन में भी हाइपोटेनियस होता है, कॉस में भी हाइपोटेनियस होता है, कोई भी ले लो आप। अगेन इन ट्राइंगल DAC किससे करना है, साइन से कि कॉस से, कॉस से। चलो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B/H, बेस AD और हाइपोटेनियस DC। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। AD 8 और DC X। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x √3 आएगा, ये x का √3 में 8 2 जा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी, 16/√3 मीटर। इसको अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। x भी आ गया, h भी आ गया, टोटल हाइट ये है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। देन टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू H प्लस X। H की वैल्यू 8/√3, X की वैल्यू 16/√3। √3 एंड √3 का LCM, ऊपर 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 24/√3। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 का मल्टीप्लाई, √3 का डिवाइड। क्लियर। तो कितना आ जाएगा ये, 24√3 अपसाइड और नीचे हो गया √3 इंटू √3, 3 8 जा 24, 8 टाइम्स कट गया मीटर, ये है ना। अब ये आंसर आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं,
लेकिन ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं लिखा है, क्वेश्चन के बाद ब्रैकेट में लिख दिया है उसने √3 बराबर 1.732। अगर ये मान लीजिए ऐसा लिखा है क्वेश्चन के नीचे, तो आप समझ जाना कि अब √3 की वैल्यू इसमें रखना ज़रूरी है। ये वैल्यू इसमें पुट करना और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर छोड़ना। बात समझ रहे हो मेरी? क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन के नीचे ब्रैकेट लगा के अगर उसने ऐसा लिख दिया है तो वो आपसे बोल रहा है कि √3 रख के निकालो। और या फिर वो क्या लिखेगा क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, है ना, अप टू 2 पॉइंट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के आफ्टर 2 पॉइंट तक निकालो हाइट। तो भी समझ जाना कि √3 रखना है। अब क्यों, जब तक वैल्यू ना रखोगे तो डेसिमल कहाँ से आएगा? समझ गए? और ये दो चीज़ें नहीं है तो आप बिल्कुल ये आंसर छोड़ सकते हो। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, डेसिमल तक निकालने की आदत डालो जिसमें प्रैक्टिस रहे आपकी। तो √3 की वैल्यू रख दिया करो, 1.732 एग्जैक्ट पूरी वैल्यू होती है। ये आपको याद रखनी है, वो कभी नहीं देगा, नहीं भी देगा। √2 और √3 हमको पता होना चाहिए भाई। √2 1.414 होता है और √3 1.732 होता है। ये दो वैल्यूज़ वो नहीं देता, ये हमको पता होनी चाहिए। इनके अलावा √5 अगर कहीं यूज़ होगा, √7, तो फिर वो वैल्यू दे देता है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करो फटाफट। 8 2 जा, कैरी ऑन 1, 25 2, 56 एंड 2 58, कितना आया 5, 8 1 जा 8 एंड 5 13.856 मीटर। ये टोटल हाइट थी भाई उसकी।